बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है जर्नल साइंस GSE 101 लेक्चर नंबर 9, जो कि फ़िज़िक्स का भी लेक्चर नंबर 9 है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में वर्क एनर्जी, पावर और हीट के बारे में डिस्कस किया था, इस लेक्चर में भी हम वर्क एनर्जी, पावर और हीट के ही लेक्चर को आगे लेकर चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, बात करते हैं एफिशिएंसी की, जिसके बारे में हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ा सा बताया था। तो एफिशिएंसी आपको बताती है कि कौन सी चीज़ कितना काम करती है और वो कितनी तेज़ है या वो कितनी पावरफुल है। असल में एफिशिएंसी क्या होती है? यूज़फुल एनर्जी आउटपुट टू द इनपुट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी। यानी कि आउटपुट और इनपुट की जो एक फ्रैक्शन होती है, जो रेशियो होती है, उसको हम कहते हैं एफिशिएंसी। मतलब कि अगर आपने किसी चीज़ को 100 जॉल जो है वो एनर्जी प्रोवाइड की है और उसने 80 जॉल जो है वो एनर्जी आपको प्रोवाइड की है, तो इससे जो रिज़ल्ट हमारे पास बना है वो 80/100 बना है। तो उसको हम कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ दिस मशीन। ठीक है। तो जब भी हम किसी चीज़ में एफिशिएंसी जो है वो देखते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें अनवांटेड, कुछ एनर्जी जो है अनवांटेड हो जाती है, यानी कि उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती लेकिन फिर भी वो यूज़ हो जाती है। ठीक है। तो वो उसको हम कहते हैं वेस्ट एनर्जी। हमारी जो फ्रैक्शन होती है आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, यानी कि इनपुट एनर्जी, उसको हम कहते हैं एफिशिएंसी। अगर आपने उसकी वैल्यू परसेंट में निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100% निकालें तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, यहाँ से हमने किसी चीज़ को एनर्जी इनपुट की है, यहाँ से हमें आउटपुट मिला है, लेकिन कुछ एनर्जी जो है अनवांटेड आउट हुई है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। तो ये वेस्ट एनर्जी होती है जो अनवांटेड होती है, और जो आउटपुट होता है वो हमें एक रिज़ल्ट मिलता है, और जो इनपुट होता है जो हम उस मशीन को या उस चीज़ को दे रहे होते हैं। ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो फार्मूला है वो होता है आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई 100%। इसी फार्मूले को हम पावर में चेंज कर सकते हैं जब हम नॉमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे। इफ़ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द अबव रिलेशन विद टाइम, जब हम ऊपर और नीचे दोनों, यानी कि नॉमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे, तो आपको पता है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू पावर होता है। इसी तरह नीचे भी क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू पावर। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन। ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है हमारे पास जो कि न्यूमेरिकल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अ सेंट्रल हीटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स, एक हीटिंग सिस्टम जो है वो हमें 250 किलो जूल जो है वो एनर्जी दे रहा है। ठीक है। इन द शेप ऑफ अ हॉट वाटर, एक गर्म पानी की शक्ल में। इफ़ अमाउंट ऑफ अ गेट कंज्यूम्ड रिलीज 400 किलो जूल, जब हम उसे 400 किलो जॉल एनर्जी उसे दे रहे होते हैं और वो हमें 250 किलो जॉल हमें दे रहा होता है, तो हमने उसकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे जी, 250 को 400 पे डिवाइड कर देंगे। ये किलो जो है किलो से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने किलो की वैल्यू 1000 पुट की हुई है, आपको पता है किलो 1000 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 30 उन्होंने ये यहाँ पे लगाई हुई हैं, तो ये 30 से कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो 250 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई 100%, तो इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 62.5%। ठीक है। यानी कि अगर हम उसे 400 जॉल एनर्जी दे रहे हैं और वो हमें 250 किलो जॉल एनर्जी वापस रिटर्न कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 62.5%।
बाकी जो हमारे पास तकरीबन बन जाती है 37.5%, वो हमारी वेस्ट एनर्जी है। ठीक है। इसके बाद एक और बात, व्हाट इज़ पावर ऑफ अ बॉयलर विच प्रोवाइड 288 किलो जॉल। एक बॉयलर है जो कि 288 किलो जॉल एनर्जी हमें देता है इन 4 मिनट्स, 4 मिनट्स में। जब हम उससे कितनी एनर्जी दे रहे होते हैं, 2000 वाट। ठीक है। तो हमने उसकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे पावर की शक्ल में। तो पावर क्या होती है, एनर्जी बाय टाइम। तो ये एनर्जी हमारे पास है 288 डिवाइडेड बाय टाइम, हमारे पास कितना होगा, 4 मिनट्स हैं। तो 4 मिनट्स कितने बनते हैं, 240 सेकेंड। तो जब हम 288 किलो जॉल को 240 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1200 जॉल। ठीक है, 1200 जॉल। ठीक है, सॉरी 1200 वाट। अब ये हमारे पास आउटपुट पावर है और इनपुट पावर कितनी थी, 2000 वाट। तो 1200 वाट डिवाइडेड बाय 2000 वाट मल्टीप्लाई 100, तो ये 60% हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी। यहाँ पे आप देखें कि ये 280 लिखा हुआ है, तो ये बाय मिस्टेक उन्होंने 280 लिखा है, यहाँ पे 288 आएगा। ठीक है। इसके बाद वो बात कर रहे हैं कि ये हमें जो हम उसे इतनी एनर्जी देते हैं और वो हमें आउटपुट में थोड़ी कम एनर्जी देता है, तो ये जो वेस्ट एनर्जी होती है ये किधर जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, तो उसमें फ्यूल जल रहा है। ठीक है, वो फ्यूल आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और उसके नतीजे में गाड़ी भी चल रही है। ठीक है, तो गाड़ी जो है वो कम चल रही है, फ्यूल ज़्यादा जो है वो कह लें कि बर्न हो रहा है। तो उसके लिए वो हमें बता रहा है कि इन अ कार फ्यूल इज़ अ बर्न एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इज़ वेस्ट। उसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाती है जो कि उसके एग्जॉस्ट की शक्ल में होती है, इन सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ एग्जॉस्ट हीट एंड फ्रिक्शन टू ग्राउंड। एक तो जो वो एनर्जी हम उसे देते हैं काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है और कुछ वो धुएं की शक्ल में जो है वो वेस्ट कर देती है। ठीक है, अ स्मॉल पोर्शन इज़ अ गिवन टू अ काइनेटिक एनर्जी। बहुत कम एनर्जी उसमें से, जो फ्यूल उसे एनर्जी देता है उसमें से बहुत कम एनर्जी वो रन करने में यूज़ करती है, काइनेटिक एनर्जी उसकी मोशन में। ठीक है, इन विच वी आर इंटरेस्टिंग, जिसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि गाड़ी जो हरकत कर रही है वो फ्यूल के जलने की मदद से कर रही है, लेकिन जो हरकत करने में गाड़ी यूज़ कर रही है वो 35% यूज़ कर रही है। ठीक है, लेकिन उसकी वेस्ट कितनी हो रही है, 65%। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं is the lost as a heat to a surrounding clearly an inefficient uses। ये एक ऐसा यूज़ है, यानी कि वेस्ट एनर्जी है। इससे हमें पता चल रहा है कि ये गाड़ी अच्छे से काम नहीं कर रही। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कार इज़ अ यूज़फुल व्हीकल। यहाँ पे हमें ये भी बात का पता चल रहा है कि कार एक ऐसा हमारे पास आला है, एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसानों को और उनके बहुत से सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि ये पेट्रोल यूज़ करती है, लेकिन हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि ये अपनी हरकत के साथ साथ बहुत सी एनर्जी को वेस्ट भी कर देती है। वी एक्सेप्ट दिस वेस्टेज बिकॉज एज अ कॉन्सिक्वेंस वी मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट वेरी इफेक्टिवली। हम ये भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, तो ज़ाहिर सी बात है कुछ एनर्जी इसकी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वाई डू वी नीड इंक्रीज एफिशिएंसी, हमें एफिशिएंसी को इंक्रीज क्यों करना पड़ता है। ठीक है, फ्रॉम द फिगर ए यूज ओनली 35% ऑफ इट्स एनर्जी एज काइनेटिक एनर्जी एंड 65% ऑफ वेस्टेज एनर्जी। हमारे पास ये जो दो गाड़ियाँ हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, इसमें ये जो गाड़ी है ये आपको येलो कलर की जो गाड़ी नज़र आ रही है, ये गाड़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो वेस्ट करती है, यानी कि 65%, और काइनेटिक एनर्जी के लिए 35% जो है वो यूज़ करती है।
लेकिन ये एक रेसर कार जो है ये 45% जो है वो काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज़ करती है और 55% जो है वो वेस्ट करती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये वेस्ट बहुत कम करती है और काइनेटिक पे बहुत ज़्यादा लगाती है। तो इस तरह इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि इसकी एनर्जी जो है बी की एनर्जी 45% होती है जो कि काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज़ होती है और 55% एनर्जी इसकी क्या होती है, वेस्ट होती है। तो इस तरह ये जो गाड़ी है ये दूसरी गाड़ी से क्या होगी, हाई स्पीड होगी। सम टाइम वी हैव टू स्पीड अप द कार, हम क्या करते हैं बाज़ औक़ात अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हैं। वी रिक्वायर्ड एफिशिएंसी, हमें उसकी एफिशिएंसी की ज़रूरत होती है। हाउ एवर इट डज़ कंप्रोमाइज़ ऑन अदर थिंग्स, फॉर एग्जांपल रेसिंग कार आर अ हाईली एफिशिएंट, जब हम उसका कंपेयर किसी ऐसी चीज़ के साथ कर रहे होते हैं जिसकी एफिशिएंसी उससे ज़्यादा होती है। बिकॉज दे हैव अ कम्पीट विद ईच अदर, जब वो एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं। एंड वेट एंड अ फ्यूल ऑफ अ कार इज़ अ लिमिटेड, जो रेसिंग कार होती है उसमें फ्यूल और उसका जो वेट होता है वो लिमिटिंग होता है। तो उसकी रेस के लिए हम एक कंपटीशन रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो हमें बात बता रहा है, द मोर एफिशिएंट इज़ द कार, जो कार ज़्यादा एफिशिएंट होगी द फास्टर इट विल ट्रेवल, तो वो बहुत तेज़ दौड़ेगी। a small fraction of the energy efficiency will result an increase in the speed, अगर उसकी एनर्जी जो है फ्रैक्शन की वो बहुत कम होगी, यानी कि फॉर एग्जांपल 100 आपने दी है तो 80 उसने वापस की है तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। अगर 100 दी है 60 वापस की है तो उसकी एफिशिएंसी कम है। तो अगर एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, अगर एफिशिएंसी कम होगी तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हीट के बारे में। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट भी एक एनर्जी की फॉर्म है। डेट ट्रांसफ़र, यानी कि वो एक फ्लो करती है फ्रॉम वन बॉडी एट अ हाई टेम्परेचर टू अ अदर बॉडी एट अ लो टेम्परेचर। हीट एक ऐसी चीज़ है जो कि एनर्जी की एक किस्म है जो कि ज़्यादा टेम्परेचर वाले जिस्म में से कम टेम्परेचर वाले जिस्म की तरफ मूव करती है। ठीक है, इंसान के अंदर या कोई भी चीज़ है, अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ अ पार्टिकल, एक बॉडी जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिकल होते हैं और उनमें डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, यानी कि इन डिफरेंट स्टेट ऑफ अ मोशन बॉन्डिंग, उनमें डिफरेंट मोशन होती हैं, उनमें डिफरेंट बॉन्डिंग होती है। बिकॉज ऑफ विच द बॉडी कैन पोजेसेस ऑल टाइप ऑफ अ एनर्जी, इसलिए किसी बॉडी के अंदर हर किस्म की एनर्जी मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड रैंडम्स एनर्जी, ये जितनी भी एनर्जीज हैं ये उसकी मोशन की बिना पर होती है। द सम ऑफ दीज एनर्जीज इज मैनिफेस्ट इंटरनल एनर्जी और अ हीट ऑफ अ बॉडी, ये जितनी भी एनर्जीज होती हैं जो कि मुख्तलिफ पार्ट की वजह से होती हैं, जो मुख्तलिफ पार्टिकल की मोशन और बॉन्डिंग की वजह से होती हैं, उनको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी या हीट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, यानी कि इंसान की हीट ऑफ अ बॉडी कितनी है, 37 डिग्री। ये किसी एक पार्टिकल की बात नहीं हो रही, ये पूरे इंसान के जिस्म की पार्टिकल की बात हो रही है। ठीक है, जितने भी उसके अंदर पार्टिकल मौजूद हैं उन तमाम की बात हो रही है, उनकी मोशन की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद यूनिट ऑफ हीट की बात करेंगे। तो जो यूनिट एनर्जी का होता है वही हीट का भी होगा। एज अ हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, देयर फॉर इट्स यूनिट इज़ आल्सो सेम डेट द एनर्जी इन SI सिस्टम द यूनिट ऑफ अ हीट इज़ अ जॉल, यानी कि SI सिस्टम में हमारे पास जो एनर्जी का यूनिट होता है, हीट का जो यूनिट होता है वो जॉल होता है और उसका दूसरा नाम होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, इसके बाद जो डिफरेंस होता है किस किस में, टेम्परेचर यानी कि हीट में और एनर्जी में, वो क्या होता है उसको समझें। टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी रेफर टू ए डिग्री ऑफ अ हॉट और अ कोल्डनेस, यानी कि टेम्परेचर हमें ये बताता है कि कौन सी चीज़ कितनी गर्म है या वो कितनी ठंडी है। ठीक है,
एंड हीट ऑफ अ बॉडी रेफर टू अमाउंट ऑफ अ थर्मल एनर्जी डेट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। हीट हमें ये बताती है कि कितनी एनर्जी की कितनी मिकदार जो है वो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल हुई है। ठीक है, we determine if an object is a hot or a cold from amount of a heat that it gives out or a draw away. However, as a hotness is a relative term, we need define the system which tell us which object is a hotter. वो कह रहे हैं कि अगर आप कोई चीज़ उठाते हैं वो ज़्यादा गर्म है तो आप उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी आपकी स्किन ने बताया कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, तो इस तरह आप दो चीज़ों के दरमियान जो है वो फ़र्क जो है वो महसूस कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। इसके बाद हम बात करेंगे लॉ ऑफ अ हीटिंग एक्सचेंज। जो हीटिंग एक्सचेंज होती है वो क्या होती है, ये हम पीछे भी पढ़ कर आ रहे हैं। टू बॉडीज़ एट अ डिफरेंट टेम्परेचर, अगर हम दो ऐसी बॉडीज़ जो हैं उनको मिला कर रख दें जिनका टेम्परेचर मुख्तलिफ है, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, जिसका ज़्यादा टेम्परेचर है उसका कम हो जाएगा और जिसका कम है उसका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इंटरेक्ट विद ईच अदर इन सच अ वे डैट वन बॉडी लॉसेज एंड अदर गेन्स। एक का टेम्परेचर कम हो जाएगा और दूसरे का क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने एक ठंडी चीज़ रख दी और साथ ही एक गर्म चीज़ रख दी, थोड़ी देर के बाद जो ठंडी है वो गर्म होना शुरू हो जाएगी और जो गर्म है वो थोड़ी ठंडी होना शुरू हो जाएगी। जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, हीट लाइक एनी एक्सचेंज फ्रॉम वन यानी कि हायर हाटर टू अ लोअर कोल्डर लेवल, यानी कि जब वो बहुत ज़्यादा गर्म जिस्म से कम गर्म जिस्म की तरफ आती है, नेट हीट एक्सचेंज इज़ अ ज़ीरो। लेकिन सिस्टम में कोई भी जो नेट हीट होती है वो ज़ीरो होती है, यानी कि उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आती, कोई भी एनर्जी ज़ाया नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोल्ड और हॉट जिस्म रखा, तो जो कोल्ड है वो हॉट हो रहा है और जो हॉट है वो कोल्ड हो रहा है। वजह क्या है कि जो ज़्यादा को हॉट था उसकी एनर्जी दूसरे में शिफ्ट हो रही है, लेकिन सम ऑफ एनर्जी इक्वल ही रहेगी। ठीक है, तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, यानी कि एनर्जी एक किस्म से दूसरी किस्म में चेंज तो हो सकती है लेकिन ज़ाया नहीं होती। Two bodies which are in a thermal equilibrium cannot have a net heat exchange between them. जो थर्मल इक्विलिब्रियम में होती हैं उनमें हीट एक्सचेंज नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी वो इक्विलिब्रियम में है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब दोनों की इक्वल होगी तो वहाँ से एनर्जी जो है वो कहीं पे भी शिफ्ट नहीं होगी, तो इस तरह उनमें एक्सचेंज ज़ीरो होती है। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि व्हेन हीट इज़ एडेड टू अ सिस्टम, जब हम किसी सिस्टम में हीट ऐड करते हैं, व्हाट हैपन टू द सिस्टम, तो सिस्टम में क्या तब्दीली आती है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि गेन्स एनर्जी, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। दूसरी हम बात करेंगे कि इंक्रीज इट्स, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें आपने याद कर लेनी है। इंक्रीज इट्स थर्मल एनर्जी, उसकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि अगर वो रोटेशनल है, ट्रांसलेशनल है, वाइब्रेशनल है या रैंडम है, कोई भी एनर्जी है, वो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अपीयर एज अ वर्क डन ऑन अ सिस्टम, तो जब उसको एनर्जी मिलेगी तो वो सिस्टम जो है वो काम करेगा। यूजली रिजल्ट इन एक्सपेंशन ऑफ अ मैटर, तो रिजल्ट में क्या होता है, वो मैटर जो है वो एक्सपेंड हो जाती है, वो फैल जाती है। ठीक है, जब हम उसको टेम्परेचर उसमें ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, वट व्हेन हीट इज़ टेकन आउट, जब हम उसमें से हीट निकालते हैं तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि उसकी एनर्जी कम हो जाती है, उसकी इंटरनल एनर्जी भी कम हो जाती है। तो वर्क डन जो होता है अपीयर एज अ वर्क डन बाय अ सिस्टम, फिर भी वहाँ पे कुछ ना कुछ काम हो रहा होता है। यूजली रिजल्ट इन द कंट्रैक्शन ऑफ अ मैटर, और वो जो भी मैटर होती है वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसका टेम्परेचर कम करें तो वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है। जैसा कि आपको पता है कि अगर वाटर का टेम्परेचर कम करें, माइनस की तरफ ले जाएं, तो वो बर्फ़ बनना शुरू हो जाता है, यानी कि सिकुड़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे थर्मोमीट्री की। थर्मोमीट्री क्या होती है, द ब्रांच ऑफ अ फिजिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ अ टेम्परेचर
एक फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम टेम्परेचर की मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं, उसको हम थर्मोमेट्री कहते हैं। इसमें एक डिवाइस होती है जिसको हम थर्मोमीटर कहते हैं। अ डिवाइस यूज टू मेजरमेंट ऑफ अ टेम्परेचर, एक ऐसी डिवाइस जो टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं थर्मामीटर। और इसका जो यूनिट होता है वो केल्विन होता है। और इसका और भी यूनिट्स होते हैं जिनको हम सेंटीग्रेड या सेल्सियस कहते हैं और फ़ारेनहाइट भी कहते हैं, वो आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इट इज़ अ फंडामेंटल आर अ बेस क्वांटिटी एंड द सिंबल इज़ अ केल्विन। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट होता है और ये फंडामेंटल बेस क्वांटिटी यूनिट होता है, इसको हम के से शो करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक प्रिंसिपल है मोस्ट पार्टिकल थर्मोमीटर। बहुत ज़्यादा जो हैं वो थर्मामीटर जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं कहाँ कहाँ पे, लेबॉर्ट्री में, क्लिनिकल जगह पे। ठीक है, और ये किस किस वजह से इस्तेमाल होते हैं, इनमें कुछ सॉलिड या लिक्विड होते हैं जिनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जो है वो एक्सपेंड होती है जब उनको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गेन किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन मेटल्स में अल्कोहल है और मरकरी है। ठीक है, थर्मामीटर इज़ यूज टू मेजर ऑफ अ टेम्परेचर, थर्मामीटर को टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद, ये जिस चीज़ के साथ आप अटैच करते हैं तो उसके साथ क्या कर देता है, थर्मल इक्विलिब्रियम करता है। यानी कि इसका टेम्परेचर लो होता है और उस बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, तो ये भी इसके अंदर जो मरकरी होती है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ कितनी गर्म है। अगर मरकरी जो है वो कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं कि इसका टेम्परेचर लो है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे अ कंटैक्ट टाइप ऑफ अ थर्मामीटर कैन ओनली मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम। जब तक उनके दरमियान थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आता तब तक हम उसका टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक गर्म चीज़ के ऊपर जो है वो थर्मामीटर रख दिया, तो थर्मामीटर और उस चीज़ का जब तक टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक आप उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि आप जैसे ही थर्मामीटर उसके अंदर रखेंगे तो थर्मामीटर का टेम्परेचर चूँकि लो था तो अब उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा और वहाँ से मरकरी एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी, तो एक हाइट तक मरकरी जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि इसका टेम्परेचर कितना है। इसके बाद हमारे पास थर्मामीटर इज़ अ डिवाइस, थर्मामीटर एक डिवाइस है जो कि क्या करती है, हमें टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि इट डज़ नॉट नेसेसरली टू हैव बी लीनियर बट इट हैज़ टू बी यूनिक। ये ज़रूरी नहीं है कि ये टेम्परेचर जो होता है ये लीनियर ही बढ़े या कम हो, लेकिन इतना है कि इट हैज़ टू बी यूनिक, लेकिन ये एक ख़ास है, यानी कि अकेला है, वन है। ठीक है, इन अदर वर्ल्ड वन टेम्परेचर शुड गिव वन वैल्यू, यानी कि एक टेम्परेचर सिर्फ हमें एक ही वैल्यू दे सकता है, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं दे सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी चीज़ का टेम्परेचर चेक किया वो आया 75 डिग्री, आप किसी और थर्मामीटर से चेक करेंगे तो फिर भी 75 आएगा, तो इसको हम कहते हैं यूनिक वैल्यू। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टी डैट चेंज विद द टेम्परेचर, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती हैं और उनको थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है। वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मैस ऑफ अ लिक्विड, ठीक है, जो जिनका मैस फिक्स्ड होता है उनका वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर जैसे ही आप चेंज करते हैं तो उनका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। लिक्विड इन अ गिलास, जैसे गिलास के अंदर आपने पानी डाला हुआ है, उसको जब आप गर्म करेंगे तो पानी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो गिलास है उसका भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड मैस ऑफ अ गैस, अगर गैस किसी फिक्स्ड मैस के अंदर मौजूद है तो वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल बैलून है वो एक इलास्टिकली चीज़ है, उसके अंदर जब आप गैस फिल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। इसी तरह रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल, तो ये क्या करती है, रेजिस्ट करती है, यानी कि उसको रोकती है।
वोल्टेज, वोल्टेज क्या करता है, थर्मोकपल्स होते हैं। लेंथ ऑफ अ मेटल, स्पाइरल मेटेलिक गेज, ठीक है। वेव लेंथ ऑफ अ लाइट पैरोमीटर में यूज़ होती है, ठीक है। इसके बाद टेम्परेचर स्केल्स जो हैं वो मौजूद हैं। उनमें से कौन कौन सी चीज़ें, अ सब्सटेंस विच हैज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी दैट चेंज कंटिन्यूसली विद टेम्परेचर। इसके लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, जिसमें एक थर्मामीटर में हम एक ऐसी मेटल यूज़ कर सकते हैं जो टेम्परेचर के साथ अपने आप को क्या करे, एक सीक्वेंस के साथ चेंज करे, ठीक है। उसके बाद टू फिक्स्ड पॉइंट एंड स्केल बिटवीन देम, हमें दो फिक्स पॉइंट लेने पड़ते हैं जिसकी मदद से हम थर्मामीटर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेफर स्केल विच एग्री एट अ सर्टेन फिक्स पॉइंट आर अ पोजीशन आर यूज टू मेजर द टेम्परेचर। हम किसी भी चीज़ की फिक्स पॉइंट जो है वो ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल उसका फ्रीजिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट। दीज आर थ्री टेम्परेचर स्केल। एक है हमारे पास सेल्सियस सेंटीग्रेड स्केल, यानी कि सेल्सियस हो या सेंटीग्रेड हो बात एक ही है। और दूसरा है हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल, और तीसरा है हमारे पास केल्विन। ये भी आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, इसको भी आप याद कर लें, ठीक है। इसके बाद रेफरेंस आर अ फिक्स्ड पॉइंट आर अ फिजिकल स्टेट टेम्परेचर ऑफ विच इज़ फिक्स्ड बाय डेफिनेशन। जब हम किसी चीज़ का जो है वो जैसे ही केल्विन में आपने थर्मामीटर बनाना है, सेंटीग्रेड में या फ़ारेनहाइट में, तो आपने क्या करना है, स्टीम पॉइंट लेना है। यानी कि स्टीम पॉइंट कौन सा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर एट अ स्टैंडर्ड प्रेशर। और आइस पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर एट अ स्टैंडर्ड प्रेशर। इसकी इन दोनों की डेफिनेशन है, इनको भी आपने याद कर लेना है। यानी कि स्टीम पॉइंट वो होता है जहाँ पे पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है, और आइस पॉइंट वो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है जहाँ पे पानी फ्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, फॉर मैनी पर्पस रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज इम्पोर्टेंट, डेट इज डज द सेम थर्मामीटर गिव्स द सेम रीडिंग। वो कह रहे हैं कि कोई भी थर्मामीटर है, यानी कि सेम थर्मामीटर है, तो वो सेम जो है वो हमें उसकी रीडिंग देगा। यानी कि अगर वो सेंटीग्रेड वाला है, एक से आपने चेक किया, तो वो भी हमें वही रीडिंग देगा जो कि दूसरे ने दी है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है। इसके बाद वर्किंग ऑफ अ लिक्विड इन अ ग्लास थर्मामीटर, तो इसमें हम किस तरह वर्किंग करते हैं। ये हमारे पास जो मरकरी का एक बल्ब होता है, इसके अंदर हम मरकरी डाल देते हैं, और ये इतना थिक होता है, मतलब कि ये थिन होता है कि ये अपने अंदर से टेम्परेचर को गुजरने ही नहीं देता। ये इंसुलेटर होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो बल्ब होता है, ये इसको मरकरी को जो है वो चेंज नहीं होने देता, लेकिन बाकी जो ट्यूब होती है वो इंसुलेटर होती है, उसमें से टेम्परेचर जो है वो पास हो जाता है। तो इस तरह मरकरी जो है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये तीनों जो हमारे यूनिट्स हैं उनको अलग अलग डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो हमारे पास केल्विन होता है, सेल्सियस होता है, वो 0 से 100 तक होता है। जो केल्विन होता है वो भी 0 से 100 तक होता है, लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है 273 होता है, ठीक है। तो ये आगे हम इस ग्राफ की मदद से आगे हम आपको बताते हैं कि these scale are developed in a different time due to a different requirement। इनको डिफरेंट टाइम में जो है वो डेवलप किया गया। फ़ारेनहाइट स्केल वाज डेवलप देन सेल्सियस स्केल विच इज़ मोर पार्टिकल। पहले फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल किया जाता था, फिर जैसे ही सेल्सियस या सेंटीग्रेड आया तो ये जो है इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये क्या कर रहा था, इसकी 100 डिवीजन थी, यानी कि 0 से लेकर 100। लेकिन फ़ारेनहाइट का क्या था, उसका 32 से लेकर 212 तक था, ठीक है। तो इसलिए लोगों ने सेल्सियस यानी कि सेंटीग्रेड को ज़्यादा इस्तेमाल किया, क्योंकि ये एक यूनिक था, यानी कि 0 से लेकर 100 तक हम आसानी से टेम्परेचर मेजर कर सकते थे, ठीक है। आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट जो है वो सेल्सियस में 0 डिग्री और 100 डिग्री होता है। और इसी तरह जो है, चूँकि इसकी 100 डिवीज़न होती हैं,
इसी तरह आइस पॉइंट एंड स्ट्रीम पॉइंट जो केल्विन में होता है वो भी 0 एंड 100 केल्विन होता है। और जब हम इसकी भी क्या होती है, 100 डिवीजन होती हैं। ये भी आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़रूरी है कि सेल्सियस में कितनी डिवीजन होती हैं, केल्विन में कितनी डिवीजन होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, तो आपका जो है वो क्वेज जो है वो अच्छे हो जाते हैं। लेकिन फ़ारेनहाइट में क्या होता है, फ़ारेनहाइट में जो आइस पॉइंट होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और जो स्ट्रीम पॉइंट होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसकी जो डिवीज़न होती हैं वो 180 डिवीजन्स होती हैं। ठीक है, तो इसको आपने देख लेना है। इसके बाद हमारे पास एक फार्मूला है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास थर्मामीटर मौजूद नहीं था, तो हमने क्या किया कि जी पहले हमने आइस के ऊपर उस चीज़ को रखा, तो हमारे पास ये टेम्परेचर आ गया जिसको हमने L0 कहा है। और फिर हमने उसको गर्म किया पानी को, और उबलते हुए पानी में डाल दिया, तो उसमें वो पारा जो है वो यहाँ पे पहुँच गया, तो उसको हमने L100 कह दिया। ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद जब हमने हटाया तो वो टेम्परेचर यहाँ पे पहुँच गया। अब हमने ये देखना है कि इसकी लेंथ जो है हमें दी जाएगी, तो हम इसका टेम्परेचर फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है, लेंथ ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ तक जो आपको लेंथ दी जाएगी इस कलर की, ये जो ब्राउन सा कलर है, इस कलर की लेंथ दी जाएगी, तो आप इसका टेम्परेचर स्केल निकाल सकते हैं। ठीक है, Lx माइनस Lx0 ये 0 को शो कर रहा है, और फिर L100 में से L0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास उस लेंथ का टेम्परेचर आ जाएगा। इसकी कुछ एग्जांपल यहाँ पे करते हैं। वो हमें बता रहा है जो चीज़ें बहुत याद करने वाली हैं वो आपने देख लेनी है। ये L0 हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, L100 हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। तो हमने ये देखना है कि 14 सेंटीमीटर पर कितना होगा और 3 सेंटीमीटर पर कितना टेम्परेचर होगा। तो आपने क्या करना है, 14 माइनस 0 कर 5 करना है, क्योंकि L0 आपके पास 5 है। ठीक है, 14 माइनस 5, और नीचे टोटल L100 आपके पास कितना है, ये आपके पास 25 है। 25 में से L0 यानी कि 5 माइनस कर लें तो आपके पास ऊपर क्या आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई 100%, तो इस तरह 45 डिग्री। और अब आप दूसरे के लिए L3 के लिए जब आप फार्मूला इसी तरह पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर -10 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये टेम्परेचर आ गया। अब आपने क्या करना है, इंटर कन्वर्जन फ्रॉम फ़ारेनहाइट स्केल टू सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट में आपने किस तरह जो है वो चेंज करना होता है। तो ये फार्मूला जो है ये ड्राइव किया गया है, ये सिर्फ आपने फार्मूले याद कर लेने हैं। ये जब आपने टेम्परेचर सेल्सियस में निकालना होता है तो 5/9 मल्टीप्लाई TF माइनस 32 डिग्री। ठीक है, तो ये आपने चेंज करना होता है। लेकिन जब आपने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना होता है तो 9/5 मल्टीप्लाई TC और प्लस 32 डिग्री। ठीक है, इसी तरह जब आपने केल्विन और फ़ारेनहाइट का कम्बिनेशन निकालना है तो आपके पास TK इज इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाई TF माइनस 32 डिग्री प्लस 273। इसी तरह जब आपने केल्विन से फ़ारेनहाइट में आना है तो 9/5 TK माइनस 273 डिग्री प्लस 32 डिग्री। इसी तरह यहाँ पे इंटर कन्वर्जन फ्रॉम अ केल्विन एंड अ सेल्सियस, केल्विन और सेल्सियस का जो ताल्लुक होगा कि जो केल्विन में अगर चेंज करना है तो 273 प्लस करना है, अगर सेल्सियस में चेंज करना है तो 273 माइनस करना है। ठीक है, तो ये आपके पास जो था ये लेक्चर नंबर 9 था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर नंबर 10 करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।